ओके, साइंस में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके सामने जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है, आपके सामने बोर्ड पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में इसका आना कंफर्म है। ठीक है, ये आता है और इस टाइप के जितने भी आते हैं, जितने भी सारे के सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, वन बाय वन हम सारे सारे करने वाले हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये 4 मार्क्स का आएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, दिस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें मेहनत कम होती है, लिखना कम होता है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम 3 पेज 4 पेज भरते हैं फिर भी मैं हम सर है या मैम हमें नंबर्स नहीं देते हैं, तो इस केस में ऐसा नहीं होता है। आपने जैसा बोला है वैसा वैसा करते जाना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट। और एक बात और कि अभी तो आपके पास ओनली 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है और बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, आपके पास आंसर तो होगा नहीं, लेकिन आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को जैसे ही रीड करोगे, इस क्वेश्चन को जैसे रीड करोगे आपको वैसे धीमे धीमे करके आपका आंसर निकलता आएगा। ठीक है ना? बस खाली इतना थोड़ा बेसिक नॉलेज आपके पास खाली होना चाहिए। डन ना? ये एक लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट की मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया आकृति बनाकर समझाइए। ये एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है, 4 मार्क्स का ये सम्स है, तो आपको विथ फिगर, विथ ड्राइंग और विथ आकृति करना है आपने। ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले करना क्या लिखा गया भैया जी? सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट के मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अब मंद हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो क्या होता है? एक एसिड होता है, हिंदी में अम्ल और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अगर उसको हमने हाथ में लिया तो हाथ जल जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज वो एसिड है। तो उसको हमें किसी भी कांच की नली में, ग्लास में, कुछ या बीकर में उसको भरना होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? एक परख नली ले लेनी है ना, जिसके जिसको भर सको। ध्यान देना एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका आकृति यानी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आपने पहले हेडिंग डालनी है। सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग डालोगे आकृति। ठीक है, पहले आपने यहां पर आकृति हेडिंग डाल देनी है। डाल दी भैया? हर एक चीज आपको क्वेश्चन से ही कॉपी करना है। ये मत सोचेगा सर मुझे लर्न नहीं करना, हर एक चीज यहीं से कॉपी करनी है। आकृति हेडिंग डाल दी मैंने। अब मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भरने के लिए एक कांच की परख नली आपको लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पर एक परख नली हमने लेनी है, ऐसे। ये कांच की परख नली होगी आपकी, ये दिस टाइप। ठीक है ना भैया? ये कांच की क्या होगी? परख नली। अब ये कांच की परख नली है, कोई भी चीज होती है जब हमारे पास, अगर ये मार्कर भी है तो इसको मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है। अभी कांच की जो परख नली है इसको भी आपको ऐसे हवा में तो लटकेगी नहीं, तो किसी ना किसी की सहायता से इसको आपको रखना ही होगा। तो इसको हम लगाएंगे, एक स्टैंड की सहायता से खड़ा करेंगे। एक इसको स्टैंड की सहायता से करेंगे, खड़ा करेंगे। तो ध्यान देना एक बार, हर एक चीज एकदम से समझ में आना चाहिए आपको। दिस टाइप, ओके, यहां पर ऐसे। ठीक है ना भैया? अब करना क्या है आपने कि ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे, इसलिए आप इसको यहां से यूं कर दीजिएगा, नहीं यहां से मत कीजिएगा, इसको यूं कर दो। ठीक है, और यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे कर दो, और यहां पर ऐसे, और यहां पर भी ऐसे कर दो। थोड़ा सा फिगर में 19-20 हो सकती है। ठीक है, बाकी आप लोग तो मास्टरमैन हो ही फिगर में। ये हो गया, ठीक है ना? क्लियर भैया? अब यहां पर आपको ऐसे और ऐसे कर देना है। एक स्टैंड लगना चाहिए कि आपने बकायदा स्टैंड ड्रॉ किया है, और तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना भैया? और ऊपर से थोड़ा इसको यूं कर दो, और यहां थोड़ा बाहर निकाल देना ये, और यहां पे थोड़ा ऐसे कर देना। इसका मतलब ये है कि ये स्क्रू लगा दिया आपने, ताकि टाइट करना हो तो टाइट कर पाओ और ढीला करना हो तो ढीला यहां से कर सको, यहां से टाइट या ढीला कर सको आप। ठीक है, इतना। अब ये अगर ये स्टैंड है तो नीचे का भाग कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका। आई विल ट्राई कि ये आकृति जैसा दिखे, और तो कुछ नहीं। वेट,
ये आकृति जैसा थोड़ा लगना चाहिए और तो कुछ नहीं। आई होप कि आपको थोड़ा स्टैंड जैसा लगने लगा होगा। ठीक है, थोड़ा स्टैंड लगना चाहिए कि स्टैंड आपने खड़ा किया है। इतना बोलो, यहां तो डाउट बोलो, डाउट ही ना पक्का। ओके, तो ये आपका सबसे पहले हमने क्या किया कि एक परख नली ड्रॉ की। परख नली हमें इसलिए ताकि हम मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले सकें। ठीक है, ये हमने एक परख नली, कांच की परख नली हमने ड्रॉ कर ली है। अब कांच की परख नली को आपने हाथ में पकड़ के नहीं रखना, बिकॉज इसके अंदर अम्ल भरने वाले हैं, अगर वो गिरा तो जल सकते हैं, इसलिए आपको एक स्टैंड की सहायता से इसको व्यवस्थित कर देना है। ठीक है भैया, अब करना क्या, ध्यान देना, वन बाय वन कोई भी चीज आपने क्यों लेनी है, क्यों ड्रॉ करनी है, वो सब वहां से मालूम पड़ेगा, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है ना भैया। ओके, तो हमने क्या किया कि एक कांच की परख नली ले ली। परख नली में हम मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड भरने वाले हैं, इसलिए इसको एक स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित भी कर दिया। ठीक है ना भैया। अब बारी आती किसकी, अब आपने इतना तो रख दिया, अब आपने करना क्या है कि इतना करने के बाद आप एक काम और कीजिएगा कि मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर भर दो। पहले इसके अंदर क्या करो, पहले मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर भर दो पहले। सॉरी, वो भी रुक जाओ, उससे भी पहले मंद हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो एक लिक्विड है, वो डालने से पहले आप सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो कार्बोनेट है वो इसमें डालो। पहले सोडियम कार्बोनेट डालो इसके अंदर। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, तो सोडियम का Na और CO3 का ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के दाने आते हैं। क्या आते हैं, दाने, जैसे लोहे के छोटे छोटे दाने आते हैं, वैसे इससे सोडियम कार्बोनेट के क्या आते हैं, दाने आते हैं। तो वो दाने जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो उसको आपको इस परख नली में भर देना है। ठीक है, इस परख नली में आपको भर देना है। सो यहां पर आपने क्या करना है कि उस परख नली में भर देना है आपको दाने जैसे ये होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में यहां पर थोड़े से डाल देने हैं। ये डाले कि डाले आपने, इतना क्लियर भैया, पक्का डाउट है ना। हो गए, अब आपने करना क्या, ध्यान देना एक भाई, एकदम से ध्यान से आपने देना है, फोकस करना है आपको, वेट एंड वॉच। इतना करने के बाद आपने करना क्या है, अब ये क्या हमने क्या लिया इसमें, सोडियम कार्बोनेट इसमें ले लिया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में अब जैसे ही मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाओगे, जैसे ही इसमें अम्ल मिलाओगे, दोनों के बीच क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया होगी, जिसके वजह से इसमें से गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, गैस। अब वो गैस निकल कर कहां जाएगी, क्या करेगी, उसके लिए हमने क्या करना, ध्यान देना, उसके लिए अपनी जो परख नली आपने जो रखी है उससे थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरी परख नली रखनी है, और वो परख नली ऐसे रखनी है, ध्यान देना जरा, यहां से जो भी गैस निकलेगा उसको हम एक विमोचन नली की सहायता से वहां लेने वाले हैं। इस जो नली में ड्रॉ कर रहा हूं इसको विमोचन नली कहते हैं। आप जस्ट समझने के लिए इसको स्ट्रो समझ सकते हो, जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं। ठीक है, दिस टाइप आपको एक नली ड्रॉ करनी होगी, इसको विमोचन नली कहते हैं। ठीक है, इसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, विमोचन नली। ठीक है, जस्ट टाइप जैसे हम जूस पीते हैं तो स्ट्रो का यूज करते हैं ना, वैसे ही एक विमोचन नली है। विमोचन नली जब आप इसको यहां पे लाओगे तो इसी की सहायता से यहां पर आपको एक परख नली लगानी है यहां पर। अब इसको ही एक परख नली में आपको इसको लगा देना है यहां पर, ये आपकी एक यहां पर, ये आपकी एक दूसरी क्या है, परख नली है। एक आपकी ये परख नली हो गई और दूसरी एक परख नली ये हो गई। अब ध्यान देना एक बात, जैसे अभी इसमें अम्ल हमने मिलाया नहीं अभी तक, ध्यान देना मेरी बात को, जैसे ही आप इसमें अम्ल मिलाओगे, इन दोनों के बीच क्या होगी, प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया होकर इसमें से जो भी धुआं या गैस बाहर निकलेगी, वो धुआं इस विमोचन नली के सहायता से इस प्रणाली में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आने से क्या होगा, तो ध्यान देना, इस परख नली में आपको पहले से ही चूने का पानी रखना है। क्या रखना है, चूने का पानी रखना है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। चूने का पानी सफेद होता है,
और सफेद का कारण क्या होता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर आपको भर के रखना है, चूने का पानी रखना है इसके अंदर पहले से ही। तो पहले से ही इसके अंदर आपको चूने का पानी भर के रखना है भैया, ठीक है। इस प्रणाली में आपका क्या होगा भैया, चूने का पानी होगा। ध्यान देना है, हर एक चीज आपको रटनी नहीं पड़े, इसलिए बेस से समझा रहा हूं। ओके, इतना फिक्स है कि नहीं फिक्स है, कोई डाउट यहां तक, पक्का। ओके, अब ध्यान देना, अब आपने करना क्या है, मान लो कि ये क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसके नाम लिख दो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका स्टैंड है, ये आपका स्टैंड हो गया, ठीक है। ये जो आपकी है ये कांच की प्रणाली है, कांच की प्रणाली, ये कांच की आपकी प्रणाली हो गई, ठीक है ना भैया, यहां तक कोई डाउट है क्या? ओके, ये कांच की प्रणाली है और ये भी आपकी क्या है, प्रणाली, ये भी है, ये भी आपकी प्रणाली है कांच की, ठीक है भैया, ये भी कांच की आपकी प्रणाली है। और ये जो आपने लगा रखा है, जैसे इसमें से जो गैस यहां से होकर यहां पर आने वाली है, जो भी गैस निकलेगी इसको हम बोलते हैं विमोचन नली। क्या बोलते हैं भैया? विमोचन नली। विमोचन नली, इसको विमोचन नली कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। विमोचन नली, वन सेकंड आई रिपीट, ये आपका स्टैंड, ठीक है, स्टैंड की सहायता से हमने एक कांच की प्रणाली लगा रखी है, ठीक है। कांच की प्रणाली में आपने क्या ले रखा है, ये जो आपने क्या ले रखा है यहां पर, ये सोडियम कार्बोनेट, आपको इसको भी लिख देना है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है भैया। सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। और आपको पता है कि Na जो होता है वो +1 होता है और CO3 क्या होता है बेटा, सॉरी -2 होता है, CO3 -2 होता है, ठीक है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो 2 है वो Na के नीचे आ जाएगा और 1 जो है वो CO3 के नीचे, लेकिन 1 कभी लिखते नहीं है, तो हो जाएगा आपका Na2CO3। कोई डाउट यहां तक, पक्का? ओके, तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना भैया, कोई डाउट यहां तक? ओके, अब नेक्स्ट, और यहां पर जो है बेटा, ये इसमें हमने जो भर रखा है, इसमें क्या है, चूने का पानी है। क्या भैया जी? चूने का पानी, ये आपका चूने का पानी है। ध्यान देना भैया, एकदम से कुछ भी अगर डाउट लगे तो आपने तुरंत पूछ लेना है, बिकॉज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है, मेन इसकी ड्राइंग है, फिगर है, बस ड्राइंग एक बार बन जाएगी, इसको देख देख के खाली आपको लिखना है और कुछ भी नहीं, आपको 4 मार्क्स बहुत इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो लिखना चूने का पानी, चूने का पानी, इतना ठीक है। अब चूने का पानी को भैया साइंस में क्या कहते हैं, मैंने आपको 1000 बार बताया है कि व्हाइट की जहां बात आ जाए, व्हाइट रंग की जहां बात आ जाए तो समझना है कि वहां पे क्या होगा, कैल्शियम, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा भैया, ध्यान देना यहां पर, इसका जो रासायनिक सूत्र बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रो और ये ऑक्साइड, ठीक है भैया। इसको जरा बैलेंस कर लो एक बार। तो आपको क्या पता है, क्या पता भैया जी, हमें ये पता है जो कैल्शियम होता है उससे +2 होता है, ठीक है, और OH मतलब क्या होता है, -1, तो जो इसका जो 2 होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका जो 2 लगेगा वो OH के नीचे लगेगा। अगर मैं खाली ऐसे 2 लगाऊं, अगर मैं खाली ऐसे 2 लगाऊं तो ये 2 खाली हाइड्रोजन का होगा, लेकिन हमें तो OH का देना है ना, दोनों साथ में होता है, तो दोनों पे क्या लगाओगे, पहले ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, अब ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना भैया। गोविंद समझा रहे नहीं आ रहा है? हो गया, इसको इरेज कर दो यहां सब, ये अब ये इसको इरेज कर दो। ये आपको नहीं, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी हम जो प्रोसेस करेंगे ये आपको नाम आने चाहिए, ठीक है। ये नाम आएंगे तो आगे जो समीकरण हम जो लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन इसको जो लिखने वाले हैं वहां पे काम आएगा। यहां तक कोई समस्या? पक्का? ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनना सब। अब क्या करना है, अभी तक हमने एक चीज को एंट्री नहीं दी है, पता है क्या, मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अभी तक हमने मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एंट्री नहीं दी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हो गया। अब आपने करना क्या है, अब खुद सोचो जरा
कि सर अगर मैंने इसमें मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल मिलाया तो क्या होगा। अगर जिसमें आप इसमें आप जैसे ही अम्ल मिलाओगे तो दोनों आपस में मिलेंगे, और दोनों आपस में आपने कभी कई बार देखा होगा कि अम्ल जहां पर गिरता है वहां से हमेशा धुआं निकलता है। धुआं का मतलब गैस निकलती है, और ये परख नली अगर ऊपर से खुली रहेगी तो गैस है ना भैया, जरूरी थोड़ी कि वो यहीं से जावे, है ना, वो तो यहां से भी जा सकती है ना भैया, तो बाहर निकल जाएगी। तो आपको अम्ल मिलाने से पहले, एसिड मिलाने से पहले आपको इसको ऊपर से बंद करना होगा। क्या करना होगा भैया, बंद करना होगा। तो ध्यान देना मेरी बात को, तो आपको क्या करना होगा भैया, ऊपर से बंद करना होगा। तो आप ये वाला भाग जो है, जो विमोचन नली है, इसको अभी आप यहां से इरेज कर दोगे, यहां से आप कर दोगे भैया इरेज। अब बोलो सर इरेज क्यों करना है, इरेज इसलिए करना है कि पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक रबर का कॉर्क आता है, ढक्कन जिसे हम बोलते हैं। आप अगर आपने चैंपियंस की बोतल अगर देखी हो तो जो पार्टियों में यूं दबा के खोलते हैं ना, जो ढक्कन बाहर निकलता है, उसको कहते हैं रबर का कॉर्क, और गुजराती में बुच कहते हैं। क्या कहते हैं, बुच, और हिंदी में रबर का कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्क या ढक्कन, कुछ भी, ठीक है ना। सो आपने करना क्या है, आपने ये करना है, यहां पर एक रबर की कॉर्क लगा देनी है। ध्यान ना भैया, ऐसे लगती है वो, दिस टाइप, ऐसे, ठीक है भैया। और ये ऊपर से कर देना आपको बंद, या लग गया ऊपर रबर से ढक्कन, रबर का कॉर्क लग गया। रबर का कॉर्क लग चुका है, रबर का ढक्कन भी बोल सकते हो आप, और गुजराती में इसको रबर का बूच भी कहते हैं। सो आपने इसका यहाँ पे नामकरण कर देना ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या किया है, ठीक है। इसको रबर का कॉर्क कहते हैं, रबर का कॉर्क, ठीक है, चलेगा ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है भैया, एकदम क्लियर, ओके। बोलो सर कि आप रबर का कॉर्क लगा दिया तो ये तो बंद हो गई, ठीक है। अब बोलो सर विमोचन नली अब कैसे डालेंगे, और अब अम्ल कैसे डालेंगे। तो आपने करना क्या है, एक हल्का सा छेद करना है। ध्यान देना, ऊपर जो ढक्कन, जो बूच जो लगा रखी, जो कॉर्क लगा रखी, वो रबर की है ना। रबर में अगर हम एक छोटी सी छेद भी कर दें और बाद में सुई निकाल भी ले तो अपने आप कवर कर लेता है वो, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, तो सबसे पहले छोटा सा छेद करके इसको एंट्री लगानी है, इसको विमोचन नली को। पहले तो भैया इस विमोचन नली को आप यहां से एंट्री कराओगे, ठीक है। इस विमोचन नली को आपने एंट्री करानी है, भैया आपकी विमोचन नली एंट्री हो गई, ठीक है ना भैया, समझ आ रहा कि नहीं। पहले आपको रबर का कॉर्क ही लगाना है, ठीक है ना भैया। अब क्या करना है, एक नली आपको और डालनी होगी, एक नली आपको और डालनी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, थीसल फनेल। क्या बोलेंगे, थीसल फनेल। ध्यान दीजिएगा, ऐसी आपको एक नली और डालनी है, ये भी कांच की होती है, इस तरह की रहती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थीसल फनेल। क्या बोलते हैं, थीसल फनेल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सो ध्यान देना, अब करना क्या है आपको, ऊपर इस साइड में आपको उल्टा एस ड्रॉ करना है। क्या करना है, उल्टा एस ड्रॉ करना है। सो ऐसे और ऐसे, ठीक है। दिस टाइप इसकी आकृति रहती है, ऊपर का इसका जो आकार होता है वैसा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं थीसल फनेल की नली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थीसल फनेल। आई होप की आकृति आपको समझ में आ रही होगी। थीसल फनेल, ध्यान में देना, ये थीसल तो ऊपर लिखा हुआ ही है, खाली फनेल हमें लिखना है, थीसल फनेल, ठीक है। अब बोलो सर ये थीसल फनेल लगाने का मकसद क्या है। तो थीसल फनेल हमने इसलिए लगाया ताकि ये रबर की बूच हमने बंद कर दिया, नहीं रबर का कॉर्क हमने यहाँ पे लगा ही दिया, ठीक है। रबर का कॉर्क हमने लगा दिया है, तो अब आपने करना क्या है कि इस थीसल फनेल की सहायता से आपको मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसमें प्रवेश कराना है। अब ये लगा दिया है तो ढक्कन लगा रहेगा, फिर भी आपका मंद हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एंट्री कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसके थीसल फनेल की सहायता से अब आपको क्या करना है कि मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर प्रवेश कराना है, ठीक है। तो मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर प्रवेश करा दो, आपको खाली डॉटेड ऐसे कर देना है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर प्रवेश करवा दिया है। जो रेड कलर से कर रहा हूं वो आपका मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर रहा हूं भैया, ठीक है, है ना। अब हमने मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया है। अब दोनों के बीच क्या होगा, प्रक्रिया होगी।
दोनों के बीच प्रक्रिया होगी तो गैस उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी भैया जी? गैस। ठीक है, और गैस ऐसे उत्पन्न होगी। ठीक है, हाँ या ना? वो कौन सी गैस उत्पन्न हुई है वो हमें नहीं मालूम, कौन सी गैस उत्पन्न हुई है वो हमें बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन हमने इतना पता कि धुआं निकल रहा है, गैस निकल रहा है। ठीक है, इसका पहले नाम यहां पे लिख दो जो आपने भरा हुआ है अंदर, जो आप क्या भरे वो लिख दो यहां पर। अंदर आपको लिखना है मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आपको नामकरण यहाँ पे कर देना कि आपने मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर दिया। ठीक है ना? इतना करने के बाद दोनों के बीच क्या होगी? रासायनिक प्रक्रिया होगी। अब दोनों के बीच रासायनिक प्रक्रिया होने से इसमें से गैस उत्पन्न होगी, और वो जो गैस होगी वो विमोचन नली के सहायता से इस दूसरी जो प्रणाली हमने लगा रखी है उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जो भी गैस उत्पन्न होगी, जो भी गैस वायु मुक्त होगी, वो पास में रखी हुई है दूसरी प्रणाली में क्या जाएगी? वो आ जाएगी वहां पर। जैसे ही इसमें से जो भी गैस निकलेगी वो इसमें आएगी, और इसमें से आपने पहले से ही चूने का पानी रखा हुआ है, और चूने के पानी का रंग कैसा होता है? व्हाइट, सफेद होता है। जैसे ही इसमें से ये जो गैस निकलेगी ना, इस चूने का पानी का कलर क्या कर देगी? चेंज कर देगी। चूने का पानी का कलर क्या कर देगी? चेंज। तो कर क्या देगी भैया? तो चूने के पानी को बना देगी दुधिया रंग का। किस रंग का बना देगी भैया? दुधिया रंग का मतलब दूधी जिस रंग की होती है। दूधी एकदम ग्रीन भी नहीं होती और एकदम व्हाइट भी नहीं होती, दोनों का मिक्सर होता है, तो दुधिया रंग की बना देगा। जाना ना भैया? एकदम से जब चूने का पानी दुधिया रंग का बन जाए तो आपने समझना है कि सिर्फ एक ही गैस ऐसी है जो चूने के पानी को दुधिया रंग का बनाती है। वो कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना भैया? जो चूने के पानी को दुधिया रंग का बना दे वो एक ही गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे भैया कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रक्रिया की जाए तो उससे क्या होता है? CO2 गैस मुक्त होती है या CO2 गैस उत्पन्न होती है। समझा कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल। अभी हमारा खाली ड्राइंग का काम खत्म हुआ है, अब खाली आपको इसको देख देख के खाली लिखना है। ठीक है, इसको देख देख के खाली लिखना है। पहले इतना कॉपी कर लो, और बाकी जो लोग देख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाकी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बॉयज, ड्राइंग हमने प्रीवियस वीडियो में बना ली थी और वो मैंने आपको समझा भी दिया था। ठीक है, ड्राइंग आपको जो बोर्ड पे दिख रही है वही सेम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अब आपको करना क्या है? इसका प्रोसीजर लिखना है, यानी कि सबसे पहले आपको साधन लिखना है, साधन के बाद पदार्थ, पदार्थ के बाद आपका आएगा आकृति। लेकिन हमने उल्टा किया है। उल्टा क्यों किया? उल्टा इसलिए किया है ताकि आप पहले आकृति बना पाओगे, तो आकृति को देख देखकर आप साधन और पदार्थ लिख पाओगे, वरना आपको फिर रटना पड़ेगा। और साइंस में कहीं भी रटने की नौबत ना आए इसलिए मैंने ऐसा कराया है। ठीक है ना? बट आप समझ लो पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। आपने करना क्या है? जब भी नोटबुक्स में या एग्जाम में लिखने बैठोगे तो आपको ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, यानी कि जिसमें आप साधन और पदार्थ लिख पाओ। ठीक है, पहले फिगर ड्राइंग कर लो, यानी पहले आकृति हेडिंग डाल के आकृति बना लो। पहले आकृति बनाने के बाद इसको देख देख के ऊपर, यहां पर ऊपर साधन लिखना, फिर पदार्थ लिखना। ठीक है ना? इतना समझ में क्या बोल रहा हूं? ओके, अब करना क्या है? अब प्रयोग का आपको वर्णन करना है, और साधन और पदार्थ एक बार देख लो क्या क्या लिखा मैंने। साधन का मतलब क्या है कि आकृति को ड्रॉ करने के लिए, आकृति ड्रॉ करने के लिए आपने जिन जिन साधनों का यूज किया है, उपयोग किया है, वो साधन आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। जैसे कि हमने दो परखनली ली हुई है, तो हमने लिखा है दो परखनली। ठीक है, उसके बाद एक स्टैंड लिया हुआ है तो मैंने लिखा हुआ है स्टैंड। उसके बाद एक रबर का कॉर्क है, वहां पे हमने लिखा रबर का कॉर्क। उसके बाद ये आपकी विमोचन नली है, ये आपकी विमोचन नली है और ये थिसल फनेल है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है विमोचन नली, और यहाँ पे आपका थिसल फनेल नली है। इतना क्लियर है? साधन सारे लिख दिया आपने। इन शॉर्टली साधन जो आपने यूज किए वो दे दे खाली लिख देना है यहाँ पर। सेकंड आता है पदार्थ। पदार्थ का मतलब जितने केमिकल होते हैं, जितने भी रसायन होते हैं, जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, वो सारे के सारे आते हैं पदार्थ में। ठीक है ना? तो किया क्या मैंने, एक प्रथम प्रणाली में और द्वितीय प्रणाली में, प्रथम में हमने क्या भरा भैया? प्रथम में हमने लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, तो वो भी हमने लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिया था भी हमने?
एक अम्ल लिया था, उस अम्ल का नाम ये रहा मंद HCl अम्ल, यानी कि मंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हुआ है, तो वो भी लिखा हुआ है। पहले हमने मंद HCl लिया, दूसरी प्रणाली हमने चूने का पानी लिया, तो हमने लिखा चूने का पानी। उसके बाद इसमें जो दानेदार लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखा है सोडियम कार्बोनेट। इतना क्लियर है? डाउट है किसी को? ओके। अब प्रयोग का वर्णन करना है। प्रयोग का वर्णन का मतलब क्या? एकदम सिंपलीफाई है। ड्राइंग करते समय जैसे जैसे आपने हर एक चीज ड्रॉ की है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा? तो सबसे पहले हमने किया था कि सबसे पहले एक प्रश्नावली लेनी है, सबसे पहले एक कांच की प्रश्नावली लेनी है जिसमें क्या भरना है हमको? जिसमें हमको भरना है सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, सर्वप्रथम एक प्रश्नावली लेकर एक प्रश्नावली लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है। ठीक है बेटा। अब इस परखनली को एक स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब इस परखनली को स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। डाउट यहां तक? हाँ या ना? ओके। इतना करने के बाद आपने करना है क्या? प्रथम प्रणाली में हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया और इसको स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित भी कर दिया। ठीक है ना? अब करना क्या है? स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर दूसरी प्रणाली को व्यवस्थित किया जाता है जिसमें चूने का पानी लिया जाता है। स्टैंड से थोड़ी दूरी पर दूसरी परखनली में चूने का पानी लिया जाता है स्टैंड से थोड़ी दूर पर दूसरी प्रणाली में चूने का पानी लिया जाता है। इस चूने के पानी में और प्रथम प्रणाली में दोनों में ज्वाइंट करने वाली एक किसका विमोचन नली का उपयोग करते हैं। आपको लिखना है, सेकंड में से लिखना है। इसके बाद ध्यान देना, पहले प्रथम प्रणाली में हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट को लिया और उसको स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित कर दिया और स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरी प्रणाली ली जिसमें हमने चूने का पानी भर के रखा हुआ है। ठीक है ना? इतना हो गया। अब करना क्या आपको? प्रथम प्रणाली के मुख को रबर के कॉर्क से बंद कर देना है, और उसके बाद इसमें एक विमोचन नली और एक तीसर फनेट की नली को प्रवेश कराना है। प्रथम प्रणाली के मुख को प्रथम प्रणाली के मुख को रबर के कॉर्क से बंद कर देना है। बंद करने के बाद प्रथम प्रणाली के मुख को रबर के कॉर्क से बंद करने के बाद इसमें एक विमोचन नली
एक विमोचन नली तथा दूसरी थिसल फनेल नली को प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद अब इसका मकसद लिख दो कि आपने जो नली जो दो प्रवेश कराई है इसका मकसद क्या है। तो ध्यान देना, सबसे पहले थिसल फनेल की सहायता से प्रथम परक नली में अम्ल को प्रवेश करवाएंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है थिसल फनेल की सहायता से, ये जो नली इसको थिसल फनेल कहते हैं भैया, थिसल फनेल की नली से थिसल फनेल नली की सहायता से थिसल फनेल नली की सहायता से प्रथम परक नली में HCl अम्ल को, किसको भैया, मंद HCl अम्ल को प्रवेश कराया जाता है। प्रथम परक नली में मंद HCl अम्ल को प्रवेश कराया जाता है। जिससे परक नली में रहे सोडियम कार्बोनेट, परक नली में रहे सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3। उसका बैलेंस कर दोगे तो Na पर होता है +1 और CO3 पर होता है -2। तो इसका 2 लग जाएगा यहाँ और इसका 1 लगेगा यहाँ पर, तो इसका 2 आ जाएगा यहाँ पर और इसका 1 कभी लिखते ही नहीं है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट, वंस अगेन, थिसल फनेल नली की सहायता से प्रथम परक नली में मंद HCl अम्ल को प्रवेश कराया जाता है, जिससे परक नली में रहे सोडियम कार्बोनेट और अम्ल के बीच और यहां पे सो नहीं हो रहा है, ओके, ये सो रहा है, यहां तक नहीं हो रहा है, यहां तक रहे तो हो रहा है, ओके, ये इरेज कर दे रहा हूं, ओके, वेट, इतना क्लियर है। तो ओके, कोई बात नहीं, ये पॉइंट पहले इरेज कर देता हूं, वापस से लिख लेंगे, ठीक है, वाला पॉइंट। ओके गाइस, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, यहां तक आप कॉपी कर लेना, और गाइस आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं बाद में कराता हूं। फिर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आकृति भी एक बार ध्यान से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ताकि फिर इसको मैं इरेज कर दूं और इसको देख देख खाली लिखना है आपको, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो खाली हम देख देख के लिखेंगे, अभी अपने पास स्पेस नहीं है तो वो आकृति को वहां से इरेज कर देंगे, ठीक है। हमने यहां तक हो गया, बस तो मैं आकृति इरेज कर दूं। अब लिखना क्या, खाली पहले समझ लो, फिर ताकि आपको फिर नेक्स्ट याद रहे। दूसरी थिसल फनेल नली को प्रवेश करा जाता है। अब जैसे ही दूसरी थिसल फनेल जो नली है प्रवेश करा जाता है, अब करना क्या है, जिसके बीच क्या होगा, थिसल फनेल की सहायता से इसमें अम्ल प्रवेश करवाएंगे, ठीक है। थिसल फनेल की नली से प्रथम परक नली में अम्ल को हम क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे, जिससे परक नली में रहे सोडियम कार्बोनेट और अम्ल के बीच रासायनिक प्रक्रिया होगी और जिससे क्या होगा, वायु उत्पन्न होती है। यह मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ठीक है। सो मैं फिगर ड्रॉ इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना, आपको खाली फिगर आपको
पहले कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको ले लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट हम क्या लिखना है, दूसरी तीसर फलन नली को प्रवेश कराया जाता है। इतना क्लियर है इतना बड़ा। अब लिखना है कि तीसर फलन नली की सहायता से तीसर फनेल नली की सहायता से परक नली में मंद HCl अम्ल को प्रवेश कराया जाता है, जिससे दोनों के बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे वायु उत्पन्न होती है। अब जो वायु जो उत्पन्न हुई है, आप फिगर में देखना, जो वायु उत्पन्न हुई है उस वायु को विमोचन नली की सहायता से पास में रखी हुई दूसरी परक नली में प्राप्त कर लिया जाता है। अब उत्पन्न वायु को पास में रखी दूसरी परक नली में प्राप्त कर लिया जाता है, जिसकी वजह से या जिससे यह वायु अब उत्पन्न वायु को पास में रखी दूसरी परक नली में प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे परक नली दूसरे परक नली में रहा, दूसरे परक नली में रहे चूने का रंग दुधिया रंग का हो जाता है, बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या बॉयज आप सभी को एंड गर्ल्स? ओके, बस आपको यहां तक इतना भी लिखना है दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आकृति ड्रॉ की थी, ठीक है, उसके बाद हमने साधन फिर पदार्थ फिर प्रयोग का वर्णन, ठीक है ना बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं ना? देखो एक बार मैं वापस पर रिपीट कर दूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। हमने सबसे पहले क्या लिया है, सबसे पहले गाइस एक परक नली ली, परक नली में सबसे पहले हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट को भर दिया, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट को भरने के बाद इसको हम पकड़ के रखेंगे नहीं, इसको अब थोड़ा सा पकड़ के नहीं रखना है, पकड़ के इसलिए नहीं रखना है क्योंकि बाद में हमें इसमें अम्ल मिलाना है, बाद में क्या मिलाना है, एसिड, और एसिड अगर कहीं हमारे हाथ पे गिरा तो हम जल सकते हैं, इसलिए क्या करना है कि उस परक नली को एक स्टैंड की सहायता से क्या कर देना, व्यवस्थित कर देना है। अब स्टैंड की सहायता से करने के बाद उसके ही जो आपने जो फर्स्ट में स्टैंड रखा हुआ है उसके जस्ट थोड़ी ही नजदीक में आपको दूसरी परक नली को रखना है। अब वो परक नली आप किसी होल्डर की सहायता से या हाथ से भी पकड़ के रख सकते हो, बिकॉज वो दूसरी परक नली में चूने का पानी है जो कि आपको नुकसान नहीं करेगा। इतना क्लियर बेटा? अब सेकंड थिंग क्या, उसके बाद आपको करना क्या है कि जो प्रथम जो परक नली थी उसको रबर के कॉर्क से ऊपर से बंद कर देना है। रबर के कॉर्क से बंद क्यों करना है, तो रबर के कॉर्क से बंद इसलिए करना है कि जैसे ही आप अम्ल मिलाओगे तो उसमें से वायु मुक्त होगी, तो वो वायु कहीं बाहर ना निकल जाए, लीकेज ना हो जाए, इसलिए इसका पहले से ही मुख बंद कर दो, अभी रबर के कॉर्क से। अब रबर के कॉर्क से जो आपने मुंह बंद किया हुआ है उसमें
छिद्र करके दो परख नलियों को अंदर प्रवेश करवाना है। एक परख नली आपकी विमोचन नली होगी जो कि दूसरी परख नली से ज्वाइंट आपको कर देना है, और जो प्रथम परख नली होगी उसको बोलते हैं थिसल फनेल की नली बोलते हैं, और उसकी थिसल फनेल नली से ही आपको अम्ल को ऊपर से प्रवेश कराना है। जैसे आप अम्ल को परख नली में प्रवेश कराओगे वैसे ही दोनों पदार्थों के बीच यानी कि प्रथम परख नली में रहा हुआ सोडियम कार्बोनेट और जो आपने अम्ल को अभी प्रवेश करा उन दोनों के बीच क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया होगी, जिससे क्या होता है कि वायु उत्पन्न होती है। उस वायु को विमोचन नली की सहायता से पास में रखे हुए दूसरी परख नली में प्राप्त कर लिया जाता है, जिसकी वजह से दूसरी परख नली में रहा हुआ चूने का पानी का रंग दुधिया रंग का हो जाता है। यही हमने यहां तक आपने लिखा है। अब ये जो दुधिया रंग का हो गया, इससे हम पता लगाएंगे कि गैस होके जो मुक्त होने वाली जो वायु है वो थी कौन सी। अब वो लिखेंगे निर्णय में, क्या लिखेंगे, निर्णय में। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देनी है निर्णय। आई होप कि फिर भी आपको शो नहीं होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये जो साधन और जो पदार्थ जो लिखा है इसको इरेज कर देते हैं। उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ध्यान देना एवरीवन। अब खाली निर्णय लिखना है आपको और प्रक्रिया का समीकरण आप लिख दो तो आपका 4 मार्क्स कंप्लीट है। बहुत सिंपल सी है, बस खाली वीडियो को स्किप नहीं करना है, कहीं से भी थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, एकदम कंटिन्यू देखते रहना है। और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट्स करना है कि सर ये वाला स्टेशन में नहीं आया, मैं बीच से बेस्ट करूंगा कि आपको समझा पाऊं। ठीक है, ओके। अब आपको यहां कराना है निर्णय, यहाँ हेडिंग आपको डाल देनी है निर्णय। ठीक है, ये आपका निर्णय हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि चूने का पानी दुधिया रंग का होता है, इससे यह अर्थ निकलता है कि चूने के पानी का रंग दुधिया होने का अर्थ यह है कि उत्पन्न होने वाली वायु यह है कि प्रथम नली में, ऐसा लिखो, यह है कि प्रथम परख नली में उत्पन्न होने वाली वायु क्या है बेटा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है बेटा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एकमात्र ऐसी गैस है जो चूने के सफेद पानी को या चूने के पानी को दुधिया रंग का बना देती है। कोई डाउट है यहाँ तक गर्ल्स एंड बॉयज? और गैस आप लोग को हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताना मुझे कि सर ये वाला स्टेशन में नहीं आया। ओके, चलिए अब निर्णय हो गया है। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा क्या कि सर दोनों को जब आपस में मिलाया तो क्या रासायनिक प्रक्रिया हुई, वो खाली आपको यहाँ पे दर्शा देना है। आपका 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। चलिए रासायनिक हेडिंग डालेंगे, रासायनिक प्रक्रिया। मैं आपको हर एक पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूं बिकॉज एग्जाम में मार्क्स नहीं करने चाहिए, इन्हीं में से कोई भी एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, तो यहां पे आपको लिखना है रासायनिक प्रक्रिया, हेडिंग डाल देनी है रासायनिक प्रक्रिया। जो रासायनिक प्रक्रिया भैया एकदम ध्यान से देना, रासायनिक प्रक्रिया को संतुलित भी करना पड़ता है। तो इसके पहले हम एक जो वीडियो बनाएंगे अभी रासायनिक संतुलन का, जो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर ही है। ठीक है, अब तक अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, और अभी तक प्रोवाइड मैंने नहीं किया तो अभी उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाके सीख लेना। ठीक है, चलिए अब बैलेंस इक्वेशन करना है हमने। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको जो ड्राइंग्स आपने की थी उसमें सबसे पहले आपने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था आपने। ठीक है, तो आपको यहां पर सबसे पहले लिख देना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का बेटा होता है Na और कार्बोनेट का CO3, योग्य आपका सोडियम कार्बोनेट। इतना क्लियर है? उसके बाद इसमें आपने क्या मिला, मंद HCl, तो यहां पर हो जाएगा HC और ये L। अब
आपने HCl को मिलाया है, क्या किया है, HCl को आपने मिलाया, मिलाया ऐसे क्या लिख देंगे बीच में प्लस। अब दोनों को मिलाया तो दोनों के बीच क्या होगी, प्रक्रिया होगी, और प्रक्रिया को क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, गिब्स कहते हैं। ऐसे तो गिब्स कर दो ऐसे, इतना क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कभी भी यहां से पहला क्या होता है प्लस और दूसरा क्या होता है माइनस, तो यहां भी पहला प्लस और दूसरा माइनस। यहां से प्लस अगर निकलता है तो यहां से कौन निकलेगा, माइनस, तो यहां का प्लस ले लो और यहां का माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा NaCl। इतना क्लियर है बेटा, हाँ या ना। ओके, सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे क्या बेटा CO3 है, क्या है CO3, और पहले ही बताया कभी भी अगर आपको यहाँ CO3 दिखता है तो यहाँ पे क्या निकलेगा CO2, तो शांति से वहां पे लिख दो CO2, तो यहां पर प्लस करके लिख दोगे CO2। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या किसी को, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ऑक्सीजन थे वो 3 थे, हमने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया, यानी 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे यूज कर लिए, तो अभी बचेगा 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचेगा, और यहाँ पर अभी तक हमने इस H का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर H भी रह जाएगा, हाँ या ना। और मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी याद रखना, कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पानी, ये बात याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर आपको लिख देना है H2O, प्लस करके पानी का फॉर्मूला लिख दो H2O। बोलिए डाउट यहां तक एकदम क्लियर है, डाउट नहीं कोई भी, वेरी गुड। अब ये समीकरण आपका एकदम से मतलब लिख दिया, समीकरण लिखा है मैंने, अभी तक बैलेंस नहीं किया है। अब बैलेंस करने के 2 नियम, सबसे पहले इनके ऊपर कितना आवेश है ये चेक कर लो, ठीक है, पहला नियम इनके ऊपर कितना आवेश है ये चेक कर लो, ठीक है ना। अभी तक जो बच्चे बैठे हैं इन्होंने तो सीखा, जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए स्पेशली आवेश किसके ऊपर कितना होता है और कैसे होता है वो बना के वीडियो में डाल दूंगा, तो वो भी आपको देख लेना है, और वो सबसे पहले करना है अगर आपको केमिकल इक्वेशन यानी कि समीकरण को संतुलित करना सीखना है तो वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान देना, हमें पता है कि Na पर होता है +1 और CO3 पे होता है -2, ठीक है ना। जो आवेश होते हैं, जो ऊपर आवेश जो आते हैं उनका हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भैया ये 2 है, ये 2 कहां के लग जाएगा Na पर, और 1 कहां जाएगा CO3 पर, तो इसका जो 2 है ये लगा दो यहां पर, ये 2 मैंने यहां पे लगा देना है, उससे पहले ये जो अंडरलाइन की थी उसको इरेज कर दो, यहां लिख दो आप 2, आया ना। अब कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट हो रहा होगा, बोले सर यहाँ तो -2 था, आपने तो माइनस लगाया ही नहीं। माइनस खाली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जो माइनस जो है वो अधातु रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अधातु, और जो प्लस वो धातु रिप्रेजेंट करता है, धातु दर्शाता है। तो भैया Na पे +1 है, Na मतलब अगर +1 है तो हम कह सकते हैं भैया Na धातु है, बिकॉज प्लस में है, और CO3 ये बता रहा है कि भैया CO3 माइनस में, मतलब ये अधातु है। तो प्लस और माइनस सिर्फ धातु और अधातु की पहचान है और कुछ नहीं, ठीक है ना। और जब भी इसको बैलेंस करने के लिए जब हम लिखते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर प्लस और माइनस लिखा नहीं जाता है, ओनली डिजिट हमें कॉपी करनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद इसका 2 हमने यहां लिख दिया और इसका 1 हमें लिखना पड़ेगा यहां पर, लेकिन 1 अगर कहीं भी आए तो 1 आपको लिखना नहीं है, याद रखना इस बात को, 1 लिखा जाता नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब ये इरेज कर दो ऊपर से, अब इधर आ जाओ, यहां पर होता है H+ और Cl माइनस, ये प्लस में 1 और ये माइनस में, तो 1 से 1 कैंसिल, लिखना नहीं है। अब यहां पर यहां भैया Na+1 है और Cl माइनस है, तो ये भी लगाएंगे नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहां पर। सेकंड थिंग क्या भैया, सेकंड थिंग ये है कि CO2 पहले से एक फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको भी बैलेंस किया जाता है, और H2O का मतलब वाटर, पानी होता है, ये भी पहले से ही बैलेंसेबल फॉर्मूला है, इसको भी हम बैलेंस करते नहीं है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सबके ऊपर अपने आवेश की जांच कर ली, किस पे कितना आवेश था और वो हमने कर लिया। अब सेकंड थिंग, पहला तो हो गया आवेश का, अब चेक करेंगे अणुभार, अब चेक करेंगे अणुभार, एटम चेक करेंगे, अणु चेक करेंगे कि इस तरफ कितने अणु हैं और उतने तरफ कितने अणु हैं, ठीक है ना भैया। अब ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले चेक करने के लिए, प्रक्रिया को चेक करने के लिए मेथड आपकी ये है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे हाइड्रोजन को, उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन को, उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको चेक करना है प्लस वालों को, ध्यान देना भैया, थर्ड नंबर पर प्लस वालों को चेक करना है, प्लस मतलब धातु को चेक करना है, और सेकंड पे माइनस, थर्ड पे ये हो गया, और फोर्थ पे आपको चेक करना है माइनस वालों को, यानी अधातुओं को, ठीक है ना। जब भी चेक करोगे कि इधर कितना उधर कितना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ऑक्सीजन चेक कर लेना है, उसके बाद प्लस चेक करोगे और उसके बाद माइनस चेक करोगे। प्लस का मतलब जो पहले नंबर पर आते हैं
और माइनस का मतलब जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो। क्लियर है? हो गया। तो ध्यान देना इस बात को। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बेटा? एक है। और यहाँ पे कितना है? दो। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है। और कहीं भी अगर एक हाइड्रोजन कम पड़ता हो तो वहां पर आपको कितना लगाना है? दो लगाना है। बिकॉज यहाँ पर प्लस का नहीं मल्टीप्लाई यानी गुणाकार का नियम चलता है। तो आपने करना क्या है? यहां पर आगे लगा देना है दो। और हाँ, बैलेंस करने के लिए हमेशा आगे ही लगाना है आपको, इसके नीचे लगाना नहीं है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो टू यहाँ पे नीचे लगाया है। वो हमने जब आवेश का गुणा करते हैं, जब हम आवेश चेक करते हैं किस पे कितना आवेश है, वो आवेश हमेशा नीचे ही लगता है। लेकिन आवेश जब बैलेंस हो जाए उसके बाद जब हम अणुभार बैलेंस करते हैं, जब एटम्स को जब बैलेंस करते हैं, वो उसको जो बैलेंस करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ लिखते हैं? वो एटम्स के यानी कि पदार्थ के शुरुआत में ही लिखा जाता है। ठीक है ना भैया? ओके, ये आपका H2 हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास? हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे कितने यहाँ पे बेटा? ऑक्सीजन है यहाँ पे 3। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 2 ये रहा और 1 ये रहा, और बीच में प्लस भी है तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। कंप्लीट हो गया। सेकंड किसके बजाय आती है? प्लस की। प्लस मतलब जो फर्स्ट नंबर पे जो होते हैं वो। यहाँ पर एन बेटा कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे एन कितनी बार है? 1 बार। मैंने अभी हाल बताया कि 1 की रिक्वायरमेंट है, वहां कितना लगाएंगे? 2। तो यहाँ पे 2 लगा दो भैया, यहाँ पर 2 लगा दो। स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा ये एरो को छोटा कर देते हैं। एरो छोटा कर दो, यहाँ पे लगा दो 2। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? ओके, एन हमारा 2 हो चुका है। उसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट बेटा? प्लस हो गया। उसके बाद माइनस। माइनस का मतलब जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो, जैसे कि CO3। अगर CO3 को आप देखो तो CO3 में है क्या? ऑक्सीजन है जो कि हमने पहले बैलेंस कर लिए। अब क्या है? कार्बन है। तो कार्बन एक बार यहाँ पर है C, और यहाँ पर देखो तो CO2 में भी एक बार कार्बन आ चुका है आपका। ठीक है ना? ओके, तो मतलब वो माइनस वाला भी हो गया। अब और कुछ बैलेंस करना बाकी तो बताइए? लगभग सब हो चुके हैं, खाली Cl बाकी है माइनस का। तो Cl यहाँ पे 2 बार है और Cl यहाँ पे भी 2 बार हो चुका है। आगे 2 लगा हो मतलब आगे कोई भी नंबर लिखा हो मतलब वो इसका भी है और वो इसका भी है। ठीक है ना? इस प्रकार से प्रक्रिया बैलेंस हो चुकी है। आपको किसी को भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। और गाइस, अगर आपको प्रक्रिया बैलेंस करना नहीं आता तो आपको कमेंट्स करना है कि सर हमें प्रक्रिया बैलेंस करना नहीं आता, तो उसमें मैं भी बेहतरीन वीडियो बना के आपको अब तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आपको जो भी समस्या है आपको खाली मुझे बताना है कि सर मुझे ये नहीं आता, मैं 100% उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना? अब एक चीज और, इसके नामांकन यहाँ कर दो, इसका नाम जरूर लिख दो यहाँ पर। ठीक है? ये भैया याद रखना कि कभी भी किसी भी प्रक्रिया को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है ना? याद कर लेना इसको, याद रखना इसको। बहुत चीजें छोटी छोटी चीजें आएंगी तो कभी भी समस्या नहीं आएगी। अब जरा आप ध्यान देना, खाली यहाँ पर आपको ध्यान देना, इसका खाली नाम लिख दो खाली, बस और कुछ नहीं। ये नामकरण, हाँ खाली नामकरण बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। लिख देना है आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। Na मतलब सोडियम होता है, सोडियम, और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिख दो सोडियम कार्बोनेट। ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट। HCl का बोलते हैं बेटा, H मतलब हाइड्रो, Cl मतलब क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक। और ये जो H जो रिप्रेजेंट करता है वो अम्ल रिप्रेजेंट करता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं अम्ल और क्षार की पहचान पर। अम्ल, क्षार और लवण को आप कैसे पहचानोगे, कैसे नहीं पहचानोगे, ये खासकर इस पे एक शॉर्ट वीडियो तैयार करने वाला हूं, तो बहुत जल्द आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है? ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है? इसका नाम है, तो फिर मैं अभी स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे स्पेस नहीं है, अपने पास अवेलेबल स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं रेड में। यहाँ पर लिख देता हूँ पानी। ठीक है? यहाँ पानी लिख देता हूँ, खाली यहाँ बाकी है तो इसको मैं एरो करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप तक समझ लेना, बिकॉज वहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? अब एक बात ध्यान देना, हमने जो निर्णय में लिखा है वो क्या बाकी में इसमें दिख रहा है? तो ध्यान दोगे क्या लिखा हुआ है?
चूने के पानी का रंग दुधिया होने का अर्थ यह है कि प्रथम प्रणाली में उत्पन्न होने वाली वायु CO2 है। तो देखो आपको यहाँ पे CO2 दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको यहाँ पे CO2 दिखाई दे रहा है, बस तो यही CO2 है। हालांकि आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एक काम और गाइस, एवरीवन ध्यान मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ समझ आ गया आप लोगों को। और ये बोला था मैं आपसे कि ये जो CO2 जो वायु है, जितनी भी गैसें या कोई भी चीज अगर मुक्त होती है, रिलीज होती है, तो उसको लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट का मतलब पहले NaCl लिख दो, फिर H2O यहाँ पे कॉपी कर दो और CO2 को वहां कर दो। हालांकि ऐसे भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, बट एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूं। ठीक है, ये आप ऐसे लिख लेना, कोई समस्या नहीं है, बट जब आप लिख लो अच्छे से फिर खाली एक बार कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, मतलब उसको देके कॉपी कर देना। इस सेम कॉपी करना है, खाली CO2 को H2O की जगह पर और H2O को CO2 की जगह पर, बस इतना आपको खाली करना है। और नहीं करोगे तो भी चलेगा, गलत नहीं है, बस बेस्ट कहीं आपका नंबर ना कटे इसलिए। और गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उन दोस्तों को बोलिएगा कि वो भी शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो सबसे पहले बनाऊं तो वो आप तक जरूर पहुंचे। ओके, थैंक यू सो मच।